नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि दुनिया भर में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। हर तरफ मारकाट मची हुई है। एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में आम नागरिक, जिनका इस युद्ध से कोई सरोकार नहीं है दूर दूर तक, वो मारे जा रहे हैं। उनसे उनकी बुनियादी सुविधाएं छीन ली जा रही हैं। आलम यह है कि कभी अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, हमला हो रहा है, कभी स्कूलों में हो रहा है। आखिर उन नागरिकों का कसूर क्या है? इस मारकाट की वजह क्या है? इस पर अगर हम चिंतन करें तो एक बात तो साफ होती है कि धर्म को आधार बना करके अगर राष्ट्र का निर्माण होगा तो वहां अमन चैन नहीं हो सकता है। इसके लिए इन बातों को समझने के लिए हमें बहुत दूर जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण भारत पाकिस्तान का है। ब्रिटिश हुकूमत काल के आखिरी दिनों में जब कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन इस मुकाम पर पहुंच गया था कि ब्रिटिशर्स को ये समझ में आने लगा था कि कांग्रेस अगर इसी तरह से मजबूत बनी रही तो हिंदुस्तान को पूरी तरह से आज़ाद मुल्क घोषित करना ही पड़ेगा। यहाँ ब्रिटिशर्स की हुकूमत बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है। लिहाजा उन्होंने इसकी एक काट निकाली। जैसे ठीक उसी तरह से जैसे हिंदुस्तान पर राज करने के लिए इन ब्रितानियों ने बड़ी सूझबूझ के साथ एक शिक्षा नीति लागू की, जिससे ज्ञान का कोई सरोकार नहीं था। महज वो शिक्षा इसलिए दी जा रही थी कि इन भारतीयों को कुछ पढ़ा लिखा करके इन्हें अपने ज़रूरत के कामों में लगाया जा सके और इनके माध्यम से अपनी सत्ता को लंबे अरसे तक कायम रखा जा सके। ठीक उसी तरह से इन ब्रितानियों ने ये समझ लिया था कि भारत अगर एक राष्ट्र के रूप में बना रहा, इसमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अगर एकता बनी रही तो इन पर बहुत दिनों तक शासन नहीं किया जा सकेगा। लिहाजा उन्होंने बड़ी चालाकी से हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का काम शुरू किया। और इसमें उनकी सहयोगी बनी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने पहले ही ये घोषित कर दिया था कि वो
धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और उनकी ये सोच ब्रितानियों की चाल को और पुख्ता कर गई। आपको बतावें कि मुस्लिम लीग ने शुरू में ही ये नारा दिया कि जो मुस्लिम पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा वो वास्तविक मुस्लिम नहीं है। ये एक विभाजनकारी विचार था और व्यावहारिक रूप से दो भागों, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में बटे पाकिस्तान के निर्माण और विकास के लिए उपयुक्त नहीं था। बावजूद इसके, इसी आधार पर बापू यानी महात्मा गांधी के तमाम कोशिशों के बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना के आगे, उनकी जिद के आगे किसी और की कुछ भी नहीं चली और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बना, लेकिन इस पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा से ये मान करके चलती रही कि वो एशियाई देशों, खासतौर पर सोवियत रूस के साथ तो कभी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका और यूरोपीय देशों का मुखापेक्षी ही बना रहा। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाले पाकिस्तान की विदेश नीति पश्चिमी ताकतों पर निर्भर रही। इसके पीछे जो पाकिस्तानी हुकूमत और जिन्ना साहब की जो सोच थी कि एशिया में वामपंथी सोच के प्रसार को रोकना है, इसी आधार पर पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद ही अपनी सोच के बाबत ब्रितानी सरकार से स्पष्ट कर दिया था, साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान सोवियत संघ नहीं बल्कि अमेरिका नीति गठबंधन पर ही कायम रहेगा। अब अगर हम बात करें इसका असर क्या हुआ, दरअसल पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद मुस्लिम लीग एक व्यवस्थित रूप से गठित राजनीतिक पार्टी कभी नहीं बन पाई। दूसरी बात, मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बाद मुस्लिम लीग को आगे ले जाने वाला कोई उस स्तर का प्रभावशाली व्यक्तित्व भी वहां नहीं रहा। परिणाम इसका ये हुआ कि पाकिस्तान शासन प्रशासन पर सेना का प्रभाव बढ़ने लगा। इस संबंध में दुनिया के जाने माने राजनीति विशेषज्ञ, विचारक और स्टॉकहोम विश्वविद्यालय स्वीडन के एमरिट प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, जो पिछले 2 दिन बनारस में रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। व्याख्यान पाकिस्तान पर ही केंद्रित रहा, लिहाजा
प्रोफेसर इश्तियाक साहब कहते हैं कि शुरू से ही मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि जो मुस्लिम पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा वह वास्तविक मुसलमान नहीं है। खुद पाकिस्तानी मूल के होने वाले इश्तियाक साहब कहते हैं कि मुस्लिम समर्थन का नारा दे करके जिस तरह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ वह विचार एक विभाजनकारी था और व्यावहारिक रूप से दो भागों में बटे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में के निर्माण और विकास के लिए भी कभी उपयुक्त नहीं रहा। वो आगे बताते हैं कि लियाकत अली खान के इंतकाल के बाद पाकिस्तान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण नेता नहीं रहा जो सत्ता को अच्छी तरह से संचालित कर सके। इसके आगे और बढ़ें तो जनरल अयूब खान के शासन में आने के बाद पाकिस्तान की सत्ता पर सेना का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। पाकिस्तानी सत्ता पर सेना के प्रभाव का असर रहा कि एशियाई राजनीति और कूटनीति तथा भौगोलिक परिस्थितियों ने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया। यदि भारत और पाकिस्तान का सीमा विवाद, इश्तियाक साहब का मानना है कि अगर एशिया महाद्वीप में शांति अमन चैन को कायम रखना है तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि भारत और पाकिस्तान को मिल करके पहले अपना सीमा विवाद दूर करें और उसके बाद राज्य के विकास पर ध्यान दें, क्योंकि धर्म को राज्य के निर्माण का आधार बना करके मजहबी कट्टरता को आगे बढ़ा करके हम एक सुशासन की कल्पना तो कभी नहीं कर सकते। खास तौर पर धर्म के आधार पर जिस राष्ट्र का निर्माण होगा उस राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की स्थिति कभी सुधर नहीं पाएगी। वो हमेशा प्रताड़ित रहेंगे, परेशान रहेंगे, हलकान रहेंगे। इश्तियाक साहब बताते हैं कि जिस दौरान हिंदुस्तान पर ब्रिटिश हुकूमत कायम थी उसी दौरान जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका जोर शोर से खैर मकदम किया। उनके स्वागत में एक भाषण पढ़ा जिसने महात्मा गांधी को काफ़ी प्रभावित किया। लेकिन ये शुरुआती दौर था। वैचारिक रूप पर गांधी और जिन्ना कभी एक नहीं हो सके। 1930 के बाद से ही अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली ने मुस्लिम बहुल राज्य की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे जिन्ना साहब ने द्विराष्ट्रवाद के रूप में आगे बढ़ाया। आगे चल करके लॉर्ड लिथगो जैसे वायसराय ने यह माना कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखने के लिए हमें कांग्रेस को कमजोर करना होगा और जिन्ना को समर्थन देना होगा। जिन्ना
की ये चाहत थी कि विभाजन के बाद पूरा पंजाब और पूरा बंगाल पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया जाए। ये दीगर है कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। दरअसल जिन्ना पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रकुल देशों में रखना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिश सेना ने भी भारत विभाजन को समर्थन दिया ताकि पाकिस्तान पर ब्रिटिश का प्रभाव बना रहे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत विभाजन के लिए जिन्ना से अधिक तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। दरअसल 1935 के अधिनियम के बाद से ही कांग्रेस के समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा की ओर जो झुकाव दिखा और ब्रिटिश राज्य ने कांग्रेस की इस बढ़ती हुई शक्ति को पहचाना, उसके बाद से ही ब्रिटिशर्स और जिन्ना के बीच या यूं कहें कि मुस्लिम लीग के बीच निकटता कम होती गई, जिसका परिणाम रहा कि मुस्लिम लीग की विभाजनकारी नीति और सांप्रदायिक विचारधारा को आगे बढ़ाया गया, जिसका परिणाम भारत और पाकिस्तान के रूप में बंटवारे के रूप में देखने को मिलता है। इश्तियाक साहब कहते हैं कि भारत में दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करके ही विभाजन हुआ और आज भी हिंदुस्तान के आम लोगों के दिल में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बीच हिंदुस्तान बसता है। विभाजन के समय भारत के नेतृत्व की खूबसूरती ये रही कि उन्होंने बदले की राजनीति ना करके समरस और प्रगतिशील देश बनाने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी रहे। हम इश्तियाक साहब की बात को आगे बढ़ाने तो उनका कहना है कि हिंदुस्तानी नेतृत्व खास तौर पर आज़ादी के समय और उसके बाद के कुछ सालों तक जो हुकूमत में बैठे लोग थे, उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले लिए जो हिंदुस्तान के विकास के लिए मददगार साबित हुए। अगर हम अपने हिंदुस्तानी भारतीय संविधान की बात करें, वो एक एसेट हो गया भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, भारतीयों के विकास के लिए, भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए, भारतीयों में उनकी भावनाओं की कद्र के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। और ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिली तो एक ऐसे भारत का निर्माण हुआ जो तेजी के साथ आगे बढ़ता चला गया। संविधान तो था ही, साथ ही हमारे हिंदुस्तानी हुक्मरानों ने उस दौर में जब दुनिया दो भागों में बटी हुई थी अपने वर्चस्व को लेकर के, उस वक्त में उस हुकूमत ने, उन हुक्मरान ने ये तय किया कि वो किसी खेमे में नहीं जाएंगे, वो गुटबाजी में नहीं जाएंगे, खेमे बंदी में शामिल नहीं होंगे। और इसका श्रेय जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को,
जिन्होंने गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को अख्तियार किया, जिसका परिणाम रहा कि हम अपनी एक अलग पहचान बना सके, दुनिया के सामने एक सशक्त पहचान बना सके, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। भले ही वो हाल ही में मिली हुई आज़ादी थी, बावजूद इसके उस गुट निरपेक्षता की नीति ने हिंदुस्तान को शीर्ष पर पहुंचा दिया। कांग्रेस ने देश के बंटवारे के बाद भारत को एक व्यवस्थित बहाना पहनाया, और ये काम एक व्यवस्थित राजनीतिक पार्टी ही कर सकती थी, और उस राजनीतिक पार्टी ने अपने सिस्टमेटिक अंदाज में देश को एक नई दिशा दी। यहाँ कोई अलगाववाद नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, और इन्होंने, इस हुकूमत ने, हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपने संविधान में जो एक धर्म निरपेक्षता को जोड़ा, उसके चलते हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये लगने लगा कि कम से कम एक ऐसा देश है जहां मजहब को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पारसी हो, हम सभी को एक समान रूप से देखा जा रहा है, और हम सब की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। अब किसी नए नवेले देश के लिए विकास की राह पर चलना और प्रगति को हासिल करना, इस उद्देश्य के पीछे अगर धर्मनिरपेक्षता है, अगर आपके पास समभाव है, तो वो राष्ट्र कैसे नहीं विकसित होगा। कहने का मतलब, इश्तियाक साहब ने एक लाइन में ये समझा दिया कि विभाजन के बाद दो जो राष्ट्र बने एक साथ, उसमें हुक्मरानों की दूरदृष्टि ने एक को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, वही दूसरा फर्श से ऊपर उठ ही नहीं सका। एक बात तो तय है कि धर्म को, मजहब को आधार बना करके अगर आप किसी राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो ये सोच उस विकास के, उस देश के विकास, वहाँ के नागरिकों के लिए और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए कभी भी मुफीद नहीं हो सकेगा। और जहाँ एक कौम अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी, वो देश प्रगति कैसे करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।